अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज एनल कनाल। एनल कनाल में सबसे पहले पाइलोनिडल साइनस की बात करेंगे। पाइलोनिडल साइनस जो है ना, वो ये होता है कि जेनिटल क्लेफ्ट में जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर अगर उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, हेयर जो है हेयर की वजह से यूजली वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है और साइनस बन जाता है। ठीक है, इसको जीप ड्राइवर डिजीज भी कहते हैं। और फीचर्स अगर इसके देखें तो ये एज ऑफ 20 एंड 30 ईयर्स के दरमियान होती है यूजली। तो नहीं, ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा, एज 20 एंड 30 ईयर्स में यूजली ये आ रहा होता है। हेयरी मैन में ज़्यादा कॉमन है। इसकी जो आप एग्जामिन करोगे ना, आपको एक्सटर्नल ओपनिंग साइनस की नज़र आएगी, और वो कहाँ पर होगी? एनल वर्ज के 5 सेंटीमीटर अबव। एनल वर्ज से 5 सेंटीमीटर अबव होगी, मिड लाइन में। ठीक है, हिस्ट्री जो है वो डिस्चार्ज ऑफ पस की आपको मिलेगी, पस भी डिस्चार्ज होता होगा वहाँ से, और रिकरेंट एब्सेस बनते होंगे। ठीक है, तो ये पाइलोनिडल साइनस है। जीप ड्राइवर्स में ज़्यादा कॉमन है, हेयरी मैन। और इन्वेस्टिगेशन इसकी ऐसे नहीं है, एग्जामिनेशन होता है उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट एनल इनकॉन्टिनेंस। एनल इनकॉन्टिनेंस जो है वो इनएबिलिटी टू प्रिवेंट इलिमिनेशन ऑफ रेक्टल कंटेंट। ठीक है, इसको एनल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसमें अब या तो स्फिंक्टर स्फिंक्टर होते हैं ना यूजुअली कॉन्टिनेंस मेंटेन करने के लिए। अब या तो स्फिंक्टर मैकेनिकल डिफेक्ट आ गया उनमें, या न्यूरोजेनिक कोई डिफेक्ट है। मैकेनिकल डिफेक्ट क्या हो सकता है कि स्फिंक्टर का डैमेज हो गया, बर्थ ट्रोमा में डैमेज हो सकता है। पेरिनियल एब्सिस जो है उसको ट्रीट कर रहे थे, पेरिनियल एब्सिस को इंसीन एंड ड्रेन करना था, उस दौरान डैमेज हो सकता है। या फिस्टुला जो था उसको आप ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब आपने यहाँ किसी एब्सिस या फिस्टुला को ट्रीट करते हुए डैमेज कर दिए, या वो बर्थ ट्रोमा से डैमेज हो। न्यूरोजेनिक डिफेक्ट, न्यूरोजेनिक डिफेक्ट होते हैं नर्व की वजह से, जैसे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, प्यूडेंटल नर्व की इंजरी, इस तरह की इंजरीज में जो है वो स्फिंक्टर अपना काम करना छोड़ देते हैं। कुछ स्टूल कंटेंट से रिलेटेड है, जैसे डायरिया, ज़्यादा अगर डायरिया हो और अगर रेडिएशन इंड्यूस्ड इंजरी हो तब भी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन इसकी एनल मैनोमेट्री, आप लोगों को याद हो शायद, जब हमने वो डिजीज पढ़ी थी ना, हर्शपंग डिजीज जो थी, उसमें भी हमने ये इन्वेस्टिगेशन कराई थी, एनल मैनोमेट्री, और अब ये रिपीट हो रही है यहाँ पर। और इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, अच्छा, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन है इनकॉन्टिनेंस की। आगे एनल फिशर। एनल फिशर बहुत पेनफुल कंडीशन है, इसमें पेन होती है ज़्यादा, और एटियोलॉजी कॉन्स्टिपेशन की वजह से, डायरिया की वजह से, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, फैनल कनाल, इन्फ्लेमेटरी बबल्स। इसमें ना एनल फिशर में होता है कि ना डैमेज होता है वहाँ पर जो है वो म्यूकोजा का या एपिथेलियम का डैमेज होता है। ठीक है, उसकी वजह से इसकी, हाँ ये लिखी है पैथोफिजियोलॉजी, ट्रोमा की वजह से डैमेज होता है, या हार्ट स्टूल पास हुए थे, बहुत देर तक डायरिया रहा, उस वजह से डैमेज हो जाता है। जब डैमेज होता है तो वहाँ पर जो स्फिंक्टर है ना उसका स्पाज्म हो जाता है, रिफ्लेक्स के तौर पे। जब वो स्पाज्म होता है तो वहाँ पर जो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वेसल की सप्लाई नहीं आती, ब्लड सप्लाई नहीं आती, इस्कीमिया होता है, और उस इस्कीमिया की वजह से पेन होती है। सही है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है एनल फिशर की, ये आपने अच्छे से करनी है। फीचर्स की अगर बात करें तो मैंने बताया पेन बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली डेफिकेशन में पेन ज़्यादा होती है, और फिर कुछ घंटे तक रहती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश ब्लड भी आ सकता है, इसके अलावा एनल डिस्चार्ज, प्लूराइटिस भी हो सकता है। और होता ये मैंने कहा ना कि हार्ट फीसिस की वजह से वहाँ पर डैमेज होता है, डैमेज की वजह से स्पाज्म होता है, स्पाज्म की वजह से स्कीमिया होता है, पेन होती है। तो पेशेंट ना, अब डेफिकेशन में पेन ज़्यादा होती है, पेशेंट ना बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है डेफिकेशन को, उसकी वजह से फीसिस, जब कॉन्स्टिपेशन होगी, हार्ट फीसिस होंगे, दोबारा से वो फिर डैमेज करेंगे, तो इस तरह से ये एग्रेवेट हो जाती है कंडीशन, खुद ही पेशेंट एग्रेवेट कर देते हैं। एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपको फिशर, ठीक है, आप को एक टीयर नजर आएगा एनल मार्जिन पर जब आप एग्जामिन करोगे। और डीआरई इसमें नहीं करना होता, डीआरई इसमें नहीं करते क्योंकि बहुत पेन होती है। अच्छा जी, उसके बाद हेमरोइड्स। हेमरोइड्स जो होते हैं इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। और हेमरोइड्स जो है ना यूजली ये नॉर्मल होते हैं, मतलब हेमरोइड्स जो है वो नॉर्मल एक पैथोलॉजी पैथोलॉजी कह रही हूँ, नॉर्मल इनोटमी है। ठीक है, एनल कनाल के सब में ये होते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टोमेटिक हो जाए तो तब ये मसला फिर करते हैं। ठीक है, होते ही क्यों है, नॉर्मली क्वेश्चन ही होते हैं असल में, और ये कॉन्टिनेंस मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं, कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे होते हैं कंप्लीटली क्लोज करने के लिए एनल कनाल को। ठीक है, नॉर्मल एनोटमी का ये पार्ट है। असल में ये सब म्यूकोजल टिश्यू होते हैं जिनमें वेन्यूल्स, आर्ट्रियूल्स होती हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट तब करना है अगर इनकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाए। और सिम्टम इसकी क्यों आएंगी, जब नॉर्मल लोगों में ही होते हैं, कोई सिम्टम नहीं कोज करते, तो फिर कुछ लोगों में क्यों सिम्टम कोज करना शुरू करते हैं? अगर एक्सेसिव स्ट्रेनिंग हो, एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाए, या हार्ट स्टूल हो, जैसे वो फिशर के कोजेज है, तकरीबन वही है। ठीक है, इंटरनल हेमरोइड्स जो होते हैं ये डेंटेट लाइन से ऊपर होते हैं, एक्सटर्नल डेंटेट लाइन से नीचे होते हैं। इंटरनल जो होते हैं इनमें जो है वो, क्योंकि ये ऊपर होते हैं तो इनमें ऑटोनॉमिक सप्लाई होती है, पेन नहीं कोज करते, एक्सटर्नल पेनफुल हो सकते हैं। इंटरनल की कुछ डिग्री है, फर्स्ट डिग्री में ये होगा कि प्रोलैप्स नहीं होता, सिर्फ ब्लीडिंग होती है पर रेक्टल ब्लीड। सेकंड डिग्री में प्रोलैप्स भी होगा लेकिन उसको खुद ब खुद वो रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड में प्रोलैप्स होगा और मैनुअली रिड्यूस करना पड़ेगा, और फोर्थ में प्रोलैप्स होगा बट वो
स्ट्रैंगुलेटेड होगा, इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। एक्सटर्नल जो हेमरोइड होते हैं बिलो द डेंटेड लाइन होते हैं, और मैंने कहा कि ये जो है ना इनकी सप्लाई प्यूडेंटल नर्व से आती है। अच्छा ये तो ब्लड वेसल बताइए ना, प्यूडेंटल वेन। और इनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो ऑटोनोमिक नहीं होती, सोमेटिक होती है, इस वजह से पेनफुल होते हैं, ठीक है। अगर इनका थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो सिग्निफिकेंट पेन होती है। क्लिनिकल फीचर सबसे जो मेन इसका फीचर होता है वो पैरेक्टल ब्लीड होती है, पेनलेस ब्लीडिंग, ठीक है। और बाकी प्रोलैप्स फर्स्ट डिग्री में प्रोलैप्स नहीं होता, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ डिग्री में प्रोलैप्स हो सकता है, म्यूकस का डिस्चार्ज भी हो सकता है और ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे, एक तो इंस्पेक्ट करेंगे थर्ड फोर्थ डिग्री में, आपको वो नजर आ जाएगा ना प्रोलैप्स। उसके बाद डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में आपको एक्सटर्नल हेमरोइड तो फील हो जाते हैं, लेकिन इंटरनल तब तक फील नहीं होते जब तक वो अगर उनमें थ्रोम्बोसिस हुआ है तो फील होंगे। उसके बाद प्रोक्टोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है, इससे आपको हेमरोइड नजर आ जाते हैं, तो प्रोक्टोस्कोपी मेन इन्वेस्टिगेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एनोरेक्टल एब्सेस है, एब्सेस बन जाती है और एनल ग्लैंड की इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस बनती है, इंटरस्फिंक्टेरिक प्लेन में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और इकोलाई मोस्टली जो है वो इकोलाई आपको कल्चर कराने पे मिलता है, स्टेफ ओरियस भी हो सकता है लेकिन इकोलाई सबसे कॉमन है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लासिफिकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन जो एब्सेस है वो पेरिनल एब्सेस है, इसके अलावा इस्टोरेक्टल, इंटरस्फिंक्टेरिक और पेल्वी रेक्टल या सुप्रा, ये क्या, सुप्रालिवेटर, ये वाली एब्सेस भी हो सकती है, लेकिन सबसे कॉमन पेरिनल है, ये आपने याद रखना है। फीचर्स इसके क्या होते हैं, पेनफुल स्वेलिंग होती है। अब एब्सेस कैसी होती है किसी भी बॉडी पार्ट में बने, तो एक तो स्वेलिंग होती है, दूसरा पेनफुल होती है, ठीक है। अगर इस्टोरेक्टल एब्सेस होगी ना तो वो कम्युनिकेट करेगी, मतलब ऐसे होता है, एक इधर एब्सेस है, इसकी वजह से आपने गूगल पिक्चर्स भी देख लेनी, एक ही तरह एब्सेस है, ठीक है। और ये ऐसे ना पीछे कम्युनिकेट करते हैं, लेवेटर एंड आई के नीचे ऐसे कम्युनिकेट कर देते हैं, इस जो रेक्टल जो एब्सेस होती हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इसमें ऐसा कोई नहीं है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। और ये जो फिस्टुला है, अगर फिस्टुला बन जाए, यहाँ से ना मैं जनरली इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आसान चीज़ें हैं, इसमें कोई भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है खास, नाम से सारी ना समझ आ रही है क्या मसला है। अब फिस्टुला में समझ आ रहा है कि फिस्टुला कम्युनिकेशन होती है दो कैविटीज़ के दरमियान, या दो एपिथेलियल लाइनिंग के सर्फेसिस या कैविटीज के दरमियान। तो इसके जो कॉजेज हैं वो क्या हो सकते हैं, हेमोरॉइड में आप स्क्लेरोथेरेपी कर रहे थे, या इन्फेक्टेड हीमाटोमा था वहाँ पर, या कार्सिनोमा था, क्रोन डिजीज थी, ट्यूबरकुलोसिस, आपको पता है ना क्रोन डिजीज में फिस्टुला बनते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है। और ट्यूबरकुलोसिस में भी फिस्टुला बन सकते हैं, कार्सिनोमा में भी बन सकते हैं, ठीक है। फीचर्स इसके क्या होंगे, इंटरमीडिएट प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा और पेन होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर जितनी भी डिजीज में डिस्चार्ज हो रहा है, सही है, रेक्टल फिशर में भी देखा था, रेक्टल कह रही हूँ, एनल फिशर में भी देखा था, यहाँ पे भी एनल फिस्टुला में भी डिस्चार्ज और पेन है, एनल फिशर में भी तकरीबन डिस्चार्ज और पेन था, लेकिन उसमें पेन ज़्यादा होती है। एग्जामिनेशन पे आपको जब ओपनिंग फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग नजर आ जाती है, और फिर आप पल्पेट करते हो इंटरनल ओपनिंग के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल ओपनिंग एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा जी, ये कर लेते हैं पार्क क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। पार्क क्लासिफिकेशन इसने क्या किया, इसने ना फिस्टुला को डिवाइड किया। अब एक्सटर्नल ओपनिंग तो आपको बाई नजर आ जाएगी ना, इंटरनल ओपनिंग के हिसाब से इंटरस्फिंक्टेरिक, ट्रांसफिंक्टेरिक, सुप्रास्फिंक्टेरिक और एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक, यहाँ पे पिक्चर बनी होगी। अच्छा देखें, इंटरस्फिंक्टेरिक का क्या मतलब है, इंटरस्फिंक्टेरिक में समझ आ रही है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इंटरस्फिंक्टेरिक में समझ आ रही है ना, स्फिंक्टर के दरमियान, तो इंटरनल, हाँ इंटरनल, ये इंटरनल, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के दरमियान से फिस्टुला गुजरेगा। जो ब्लू लाइन है ना ये फिस्टुला है, और ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है, और इंटरनल ये देखिए ये सारा गुजरा है इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के दरमियान। फिर ये जो बी वाला है ना ट्रांसफिंक्टेरिक, इसमें क्या होगा कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्फिंक्टर को वो करेगा, क्रॉस करेगा, दोनों में से गुजरेगा, क्रॉस करके वो जाएगा बाहर, ठीक है। और ये जो है ये मेरे ख्याल से ये कौन सा, सुप्रास्फिंक्टेरिक, ठीक है। सुप्रास्फिंक्टेरिक में क्या होगा कि ऊपर जाएगा और क्रॉस करेगा एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाके एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, पहले इंटर ही है, पहले इंटर है इंटरस्फिंक्टेरिक, लेकिन फिर ये एक्सटर्नल को क्रॉस करके बाहर आ जाएगा, तो ये सुपर है, ऊपर से आ रहा है। और एक्स्ट्रा जो है ये देखें, ये इधर से ऊपर से यहाँ से शुरू होकर दोनों स्फिंक्टर्स के बाहर है, इंटरनल के भी बाहर है, इंटरनल को भी सराउंड करा है, एक्सटर्नल को भी, तो इसको एक्स्ट्रा कहेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अगर पिक्चर से देखेंगे ना तो फिर ये याद रहेगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है कि ये वाला जो स्फिंक्टर है ट्रांसफिंक्टेरिक है, और ये जो इंटरस्फिंक्टेरिक है, इनकी जो इंटरनल ओपनिंग्स हैं ये लोअर लेवल पे, ये आपके ना ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसका आपको नेक्स्ट हम वीडियो सीरीज में इनकी ट्रीटमेंट करेंगे ना, तब ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इनके जो ट्रांसफिंक्टेरिक और इंटरस्फिंक्टेरिक है इनकी इंटरनल ओपनिंग्स लोअर लेवल पे है, और ये जो एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक और सुप्रा स्फिंक्टेरिक है इनकी इंटरनल ओपनिंग्स हाई लेवल पे है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। डायग्नोसिस का भी क्लिनिकली बन जाता है, लेकिन आप जब एमआरआई करवा सकते हो, एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, आपको याद होगी क्रोन डिजीज में मैंने कहा था कि अगर पेरिनियल डिजीज हो तो एमआरआई जो है वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन होती है। चलें, उसके अलावा इस चैप्टर में ऐसा कोई ऐसी डिजीज नहीं है। फिर नेक्स्ट में हम हर्निया करते हैं।